अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो सिनारियो बेस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी के होंगे। फर्स्ट 50 हमने जर्नल किए थे इलेक्ट्रोथेरेपी के। अब हम करने लगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होंगे आपके सिनारियो बेस्ड। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ पेशेंट विद क्रॉनिक नी पेन इज़ रेफर्ड फॉर टेंस थेरेपी। एक पेशेंट है क्रॉनिक नी पेन उसको है और रेफ़र किया जा रहा है टेंस थेरेपी की तरफ। ड्यूरिंग द सेशन द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट द स्टिमुलेशन इज़ टू इंटेंस, व्हाट शुड यू डू। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी ना, बहुत बड़ा आपका सिनारियो दिया होता है और लास्ट में क्वेश्चन के ना बड़ी सिंपल सी चीज़ और बड़ी बेसिक सी चीज़ पूछी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा सिनारियो यहाँ दिया होता है और लास्ट में पूछा होता कि टेंस में आप कौन सा मोड इस्तेमाल करती हैं, मतलब वो जर्नल क्वेश्चन। तो इसीलिए अब जब आपके ये मैं टेक्निक आपको लास्ट पे भी सिखाऊंगी कि अगर पीपीएससी में कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास होता है, तो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से क्रैक भी कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन जो देखें वो ये है कि आपके पास क्रॉनिक नी पेन है। क्रॉनिक मैं आपको बार बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। क्रॉनिक जो कि लास्ट करेगा, जैसे कि अगर हम अपनी मेडिसिन या आपकी फार्मा देखेंगे मोर देन 3 मंथ्स, अगर हम अपनी देखते हैं थेराप्यूटिक्स और कुछ और बुक्स में तो रेफरेंस देखा जाए तो वो मोर देन आपका 1 मंथ भी आ रहा होता है। यानी क्रॉनिक लंबे अरसे से पेन चल रहा है उसको नी का। अब वो आपके पास आया है टेंस थेरेपी के लिए। अब ऐसे केस में पेशेंट कहता है आपसे कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इंटेंस हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। जो बच्चे क्लिनिक करते हैं उनके लिए बहुत इजी होगा इसको आंसर करना, क्योंकि जब आपसे पेशेंट कहते हैं कि ये इरिटेट कर रहा है, ये बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंक्रीज द इंटेंसिटी टू मैक्सिमम। B. Reduce the intensity and adjust the settings to the patient's comfort. C. Stop the session immediately. D. Change the electrode placement. तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या करना है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको आ रहा है तो आप हमेशा क्या करेंगे, पेशेंट आपसे कंप्लेन कर रहा है तेज़ लग रहा है तो आप उसे आहिस्ता कर दें, यानी कि बी रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड एडजस्ट द सेटिंग्स टू पेशेंट्स कंफर्ट। जितना उनसे बर्दाश्त होता है आप उस लेवल तक उसको रख सकते हैं। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। द इंटेंसिटी शुड बी एडजस्टेड टू अ लेवल दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट टू इंश्योर इफेक्टिव ट्रीटमेंट विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। हमें डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं करना, पेशेंट को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसे तेज़ ज़्यादा नहीं फील होना चाहिए। जितना वो एडजस्ट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52। अ पेशेंट अंडरगोइंग NMES फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग रिपोर्ट्स एक्सपीरियंसिंग स्किन इरिटेशन अंडर द इलेक्ट्रोड्स, व्हाट एक्शन शुड यू टेक। अब पेशेंट है NMES उसका चल रहा है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, अब उसको इरिटेशन स्टार्ट हो गई है अंडर द इलेक्ट्रोड्स, तो ऐसे केस में अब आप क्या करेंगे। A. Continue treatment and apply more gel. B. Replace the electrodes and clean the skin thoroughly before reapplying. C. Increase the intensity to overcome the irritation. D. Stop the treatment and refer to the patient to a dermatologist. अच्छा, अब आप NMES कर रहे हैं, इरिटेशन कॉज हो चुकी हुई है। अगर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब आपको चांसेस है पेशेंट को आप कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और डी भी आप देखें सी ऑप्शन कि आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इरिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी ए और सी का तो कोई तुक्की नहीं है। बी और डी में से आप देखें कि बी ऑप्शन क्या है, रिप्लेस करें इलेक्ट्रोड्स और स्किन को अच्छे से साफ़ करके दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट कर लें। और डी कह रहा है कि स्टॉप द ट्रीटमेंट और डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ भेजा जाए। ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने हमेशा स्किन को सबसे पहले, इरिटेशन अगर हो रही है तो आप उसको साफ़ अच्छे से कर लें, क्लीन करें और फिर से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर फिर से पेशेंट कंप्लेन करता है कोई रैशेज़ या कुछ, फिर आप उसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। डायरेक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आप उसकी स्किन और उसकी चीज़ें एडजस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि पेशेंट ठीक हो सकता है, उसके बाद आप उसे डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे रैशेस हो चुके होते, कोई नुकसान हो चुका होता तो डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड्स को और स्किन क्लीन करके दोबारा से उसको अप्लाई कर देंगे। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। स्किन इरिटेशन इज़ ऑफन ड्यू टू पुअर इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट और क्लीनलीनेस, यानी कि अनक्लीनलीनेस होगा यहाँ पे, कि अक्सर ऐसी जगह जहाँ अनक्लीनलीनेस होती है, डर्टी प्लेस होगी या आपके इलेक्ट्रोड जो होंगे वो सही से नहीं अटैच होते, तब भी आपको इरिटेशन मिल सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, रिप्लेसिंग एंड प्रॉपरली प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रोड्स कैन प्रिवेंट फर्दर इरिटेशन। तो आप दोबारा से उस एरिया को भी क्लीन करें, प्रिपेयर करें, इलेक्ट्रोड सही तरीके से अप्लाई करेंगे, इरिटेशन वाला मामला हल हो जाएगा। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर।
53 देखेंगे क्वेश्चन, यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट विद एडीमा इन लोअर लेग यूजिंग IFC। आप इंटरफेरेंशियल करंट इस्तेमाल कर रहे हैं और अब एडीमा ट्रीट कर रहे हैं। मैं लास्ट वीडियोस में बड़े क्लियरली बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ IFC हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोगों ने टेंस कब अप्लाई करना है, हमने यूएस कब अप्लाई करना है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो सिर्फ एक छोटा सा चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, वो चार्ट आप उस पूरी वीडियो में ढूंढें और सिर्फ वो चार्ट याद कर लें। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं भी देखी, ना देखें, सिर्फ वो चार्ट याद कर लें, उससे आपको आगे भी क्वेश्चंस में हेल्प होगी, इन क्वेश्चंस में भी हेल्प होगी, वो इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको वैसे ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मैक्सिमाइजिंग द ट्रीटमेंट इफेक्ट। IFC इस्तेमाल कर रहे हैं, एडीमा को हमने ख़त्म करना है। आपके लिए यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट विद एडीमा, लोअर लेग में एडीमा है, IFC इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या करें, कहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस करें कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ए डायरेक्टली ओवर द साइट ऑफ एडीमा, बी अबव एंड बिलो द एरिया ऑफ एडीमा, सी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, डी अलॉन्ग मीडियल एंड लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आप क्या करेंगे, अबव और बिलो लगाएंगे तो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ एडीमा में जब ऊपर नीचे लगता है पूरा एरिया आपका टारगेट होता है, आपको फ्लूइड वहाँ से मतलब ड्रेन करने में काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट अराउंड द एरिया ऑफ एडीमा हेल्प्स इन इफेक्टिव स्टिमुलेशन एंड इम्प्रूव लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसलिए आप क्या करते हैं, ऊपर और नीचे आप लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका IFC ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ड्यूरिंग अ सेशन आइंटोफोरेसिस during a session of iontophoresis, the patient reports a burning sensation. What should you do? अब आइंटोफोरेसिस चल रहा है जिसके अंदर हम ड्रग्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट कर रहे हैं आपके स्किन के अंदर, आपके उस पार्ट के अंदर, रीजन के अंदर। उस दौरान पेशेंट आपसे बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, ए इंक्रीज द करंट इंटेंसिटी, आप करंट बढ़ा देंगे, बी डिक्रीज द करंट इंटेंसिटी और एडजस्ट द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, आप करंट कम करेंगे और इलेक्ट्रोड को एडजस्ट करेंगे, सी कंटिन्यू विद द सेम इंटेंसिटी, डी चेंज द मेडिकेशन। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, बी इज़ योर करेक्ट आंसर कि आप सबसे पहले करंट की इंटेंसिटी कम करें। उसके बाद आप देखें कि इलेक्ट्रोड जो है उसकी प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं है। आप डायरेक्ट उसकी मेडिकेशन चेंज नहीं कर सकते। ए का तो आपका ऑप्शन नहीं बनता बिल्कुल भी, क्योंकि ए क्या है, आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते, ये तो मतलब आपकी बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं बनता। और जो आपका है सी, ये भी नहीं बनता, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेम उसके उसी करंट के ऊपर उसको वो ड्रग देते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बर्निंग हो भी सकती है और पेशेंट इरिटेट ज़्यादा हो सकता है। तो ए और सी बिल्कुल ही गलत हैं, ये नहीं हो सकते। अब आपने बी और डी में से चूज़ करना है। अब देखिए, मेडिकेशन चेंज करने का भी ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन हम डायरेक्ट वो नहीं करेंगे। हमें पता है कि पहले हमने क्या करना है, करंट की इंटेंसिटी कम करनी है, उसके बाद इलेक्ट्रोड सही से एडजस्ट करेंगे, कहीं उसकी वजह से सेंसेशंस ना बर्निंग वाली आ रही हों। तो अगर वो भी उसके बाद भी पेशेंट आपसे कंप्लेन करता है कि भाई आपकी करंट इंटेंसिटी भी उस मतलब कम करने के बाद भी, इलेक्ट्रोड सही तरह प्लेस करने के बाद भी पेशेंट कह रहा है कि भाई अभी भी बर्निंग सेंसेशन है, उसके बाद हम मेडिकेशन वाले पॉइंट को देखते हैं कि हमें शायद मेडिकेशन चेंज करने की या उसकी डोजेज को चेंज करने की ज़रूरत हो। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बी है कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसकी करंट की इंटेंसिटी को कम करेंगे और इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अ पेशेंट विद एक्यूट बैक पेन इज़ यूजिंग टेंस थेरेपी। एक्यूट का वर्ड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि अगर कुछ बुक्स में 3 मंथ से कम को हम एक्यूट कहते हैं, कुछ में विद इन 15 डेज से कम कम जो पेन आता है, यानी कि आपका फर्स्ट 15 डेज जो होता है एक्यूट पेन के काउंट किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आपकी इंजरी प्रेजेंट कर रही है उसके हिसाब से हमें एक्यूट और क्रॉनिक उसको लेबल करना होता है। तो एक्यूट मतलब बिल्कुल नया नया सा पेन है, अब वो 15 दिन भी हो सकते हैं आपके। अगर कुछ और बुक्स देखेंगे जो उसके अंदर हम उसको 3 महीने तक चले जाते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें बहुत न्यू पेन है, एक्यूट बैक पेन है, टेंस थेरेपी आप दे रहे हैं, दे रिपोर्ट यानी कि पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है दैट देयर पेन लेवल इज़ नॉट इम्प्रूविंग आफ्टर सेवरल सेशंस। एक्यूट बैक पेन के साथ पेशेंट आ रहा है, आप उसे टेंस थेरेपी दिए जा रहे हैं और पेशेंट कह रहा है कुछ सेशंस हो गए हैं और वो कह रहा है मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी आपने पहला सेशन दिया, आप होपफुल थे शायद कल फ़र्क पड़ जाए, दूसरा दिया, कुछ सेशंस होने के बाद भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट माइट बी द इशू, क्या इशू हो सकता है। ए द टेंस यूनिट इज़ मैल फंक्शनिंग, आपके टेंस यूनिट ही सही से काम नहीं कर रहे। बी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट नीड्स एडजस्टमेंट, कि आपके इलेक्ट्रोड की जो प्लेसमेंट है वो उसकी एडजस्टमेंट होने वाली है। सी फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेंस यूनिट इज़ टू हाई, आपकी फ्रीक्वेंसी जो टेंस की है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसी वजह से उसको इफेक्टिव नहीं है। डी द पेशेंट नीड्स टू इंक्रीज एक्टिविटी लेवल, के पेशेंट को अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, इस केस के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेप देखना है कि इनिशियल स्टेप पे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड एडजस्टमेंट देखेंगे कि कहीं इलेक्ट्रोड्स ही
सही से प्लेस ही ना होते हों, पेशेंट को फ़ील ही ना होता हो सही से, जिसकी वजह से आपका क्या हो, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इनफेक्टिव रह रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट को सही करेंगे कि उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी और वो चीज़ें, हम सेकंड हमारा स्टेप बनेगा, फर्स्ट स्टेप नहीं बनता। वो सब भी ठीक है, तो इसका मतलब हम टेंस को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं उसकी ही मैल फंक्शनिंग ना हो, वो सही से प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। यहाँ पे आपके जो बी ऑप्शन है वो मोस्ट रेलिवेंट बन रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए भी थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है कि मैल फंक्शनिंग, लेकिन अगर मैल फंक्शनिंग होगी तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, पेशेंट आपको कहेगा कि ज़रा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको पेशेंट को थोड़ा सा भी फील हो रहा है, तो इसका मतलब उसके क्या है, एडजस्टमेंट में इशू। अब एडजस्टमेंट में इशू में डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी पेशेंट इरिटेशन का भी कह सकता है, बर्निंग का भी कह सकता है, वो कह सकता है कि मुझे चुभन सी हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रोड सही से प्लेस ना भी की हो, तब बहुत से प्रॉब्लम्स आपको राइज करते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इनफेक्टिव हो जाए। तो बी इज़ द मोस्ट रेलिवेंट आंसर यहाँ पे। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैन लीड टू इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रॉपर प्लेसमेंट इज क्रूशल फॉर ऑप्टिमल पेन रिलीफ। इसे ऑप्टिमल पेन रिलीफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्लेसमेंट ठीक हो। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। Question number 56 देखेंगे, a patient with a deep tissue injury is undergoing diathermy. They complain of feeling overheated. What should you do? पेशेंट है डीप टिश्यू इंजरी के साथ आया है, उसको आप डायाथर्मी दे रहे हैं और पेशेंट कह रहा है वो ओवर हीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको हीट महसूस हो रही है। आपको क्या करना चाहिए? ए, रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। बी, इंक्रीज द इंटेंसिटी फॉर बेटर हीट पेनिट्रेशन। सी, डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। डी, अप्लाई अ कोल्ड पैक टू द एरिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी कम करें और उसकी ड्यूरेशन ट्रीटमेंट की आप कम कर दें, ताकि हीट उसे ज़्यादा ना महसूस हो, कम महसूस हो, क्योंकि हमें हीट करना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो हम यूज़ करते हैं उसमें हीटिंग होगी, और इसीलिए करें ताकि डीप टिश्यू हीट कर सके। लेकिन अगर वो ओवर हीट हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इंटेंसिटी कम करनी है और उसका टाइम ट्रीटमेंट का कम कर देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इरेलीवेंट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आप और ज़्यादा वो पेशेंट हीट फील करेगा और आपका पेशेंट बर्निंग सेंसेशन की तरफ जा सकता है, इरिटेशन आपको कंप्लेन कर सकता है इरिटेशन की भी। और डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट की करना ये भी इरेलीवेंट है। आप फौरी से क्यों डिसकंटिन्यू करेंगे? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा कि गर्म ज़्यादा महसूस हो रहा है, उसने ये नहीं आपसे कहा कि पेशेंट को कोई बर्न हो चुका है या कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज़ की है। और कोल्ड पैक भी हमें नहीं लगाना उस एरिया में कि ओवर एक हम लोग कर ही हीट प्रोडक्शन के लिए रहे हैं। हम डायथर्मी का मकसद ही यही है कि डीप हीट पेनिट्रेट कर सके। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कोल्ड पैक क्यों अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेंसिटी को हम कम करेंगे। हाँ, अगर कोई बर्न हो जाता है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस केस के अंदर हम कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं एरिया के ऊपर, लेकिन अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ए रेलिवेंट है, रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आंसर इज ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 57 देखेंगे क्वेश्चन, इन प्रिपेयरिंग फॉर एन आईएफसी ट्रीटमेंट, इंटरफेरेंशियल करंट का जो हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं फॉर अ पेशेंट विद मसल स्पैजम्स। पेशेंट को मसल स्पैजम है, उसके लिए हमने स्टार्ट करना है। हाउ शुड यू पोजीशन द इलेक्ट्रोड्स? आपने इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करना है? ए, डायरेक्टली ऑन मसल स्पैजम। बी, एटलीस्ट 1 इंच अपार्ट एंड क्रॉसिंग द मसल स्पैजम एरिया। सी, अलोंग द पाथ ऑफ नर्व सप्लाइंग द मसल। डी, अराउंड द इंटायर मसल ग्रुप। इस केस के अंदर आपका करेक्ट आंसर है एटलीस्ट 1 इंच एक दूसरे से दूर होने चाहिए और क्रॉस करना चाहिए आपका मसल स्पैज़म का एरिया। प्रॉपर इलेक्ट्रोड की जो आपकी होगी उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम 1 इंच का उसके अंदर फासला दें, डिस्टेंस दें। 1 इंच एक दूसरे से दूर होने चाहिए और क्रॉस करें, पूरा जो मसल स्पैज़म का एरिया है उसे क्रॉस करवाना है हमने। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, a patient with a history of epilepsy is referred for electrotherapy. Which modality should be used with caution? अब पेशेंट आपके पास आ रहा है, एपिलेप्सी की उसको है, उसकी हिस्ट्री है, तो ऐसे केस के अंदर आपने कौन सी मोडेलिटी का इस्तेमाल करना है? ए, टेंस। बी, NMES। सी, HVPC। डी, अल्ट्रासाउंड। तो इस केस के अंदर आपने याद रखना है कि हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देनी जिसके साथ क्या हो, एक्स्ट्रा करंट वगैरह पेशेंट को जाए और एपिलेप्सी के या कोई इस तरह के आपके पास मतलब टेंडेंसी बन सके कि पेशेंट को ऐसा कोई दोबारा से अटैक वगैरह हो। तो
तो आपका बी जो है उसमें आपने क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दे रहे हैं ऐसे केस के अंदर, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देनी है जो न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करेगी, आपके मसल्स के ऊपर एक्ट करेगी, तो आपने बड़े कॉशियसली देनी है कि उसकी इंटेंसिटी या उसका इस तरीके की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि एपिलेप्सी की तरफ पेशेंट को लेके जा सके, जो उसे प्रोन कर सके उस अटैक की तरफ। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर कि कौन सी ऐसी मोडेलिटी है जो कि बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है, तो वो है NMES, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस जहाँ जहाँ करंट आएगा उसमें आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर इस केस में आपसे ये पूछा जाता कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़े आप बिना किसी डर के कर सकते हैं, तो आपका अल्ट्रासाउंड आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी रेडिएशंस जा रही हैं, वो आपके न्यूरॉन्स को जाके इस तरीके से स्टिमुलेट नहीं करेंगी। बाकी टेंस के अंदर भी करंट है, आपके न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के अंदर भी करंट है, और आपके हाई वोल्टेज पल्स जो करंट है उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो आंसर बी इस केस के अंदर करेक्ट है, क्योंकि NMES में तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको एहतियात चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी हियर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। Which electrotherapy modality is most appropriate for pain relief in acute stage of muscle strain? अब acute stage है muscle strain की, यानी tear हुआ है muscle का, पेन रिलीफ के लिए कौन सी मोडेलिटी जो होगी अप्रोप्रिएट रहेगी? ए कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड, बी पल्स अल्ट्रासाउंड, सी टेंस कन्वेंशनल मोड, डी शॉर्ट वेव डायाथर्मी। इस केस के अंदर करें आपके पास करेक्ट आंसर है सी टेंस, वो भी कन्वेंशनल मोड के साथ अप्लाई करेंगे। टेंस प्रोवाइड नॉन इन्वेसिव पेन रिलीफ बाय स्टिमुलेटिंग ए बीटा फाइबर्स फॉर गेट कंट्रोल मैकेनिज्म। और ये आपको आगे जो दिया हुआ है किचन एंड बेसिन क्लेटन्स इलेक्ट्रोथेरेपी 12th एडिशन, ये उसका ये आपका रेफरेंस दिया हुआ है कि आपके क्लेटन इलेक्ट्रोथेरेपी से ये आपका लिया हुआ है कि अगर आपके पास एक्यूट स्टेज ऑफ मसल स्ट्रेन हो तो उस केस के अंदर टेंस अप्लाई करें कन्वेंशनल मोड के साथ, ताकि वो आपका स्टिमुलेट करे। ये भी एक MCQ बन सकता है कि ऐसे केस में कौन से फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं? ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट होते हैं जो कि गेट कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं, एक पूरा फिनोमेना है जिस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट है, टेंस कन्वेंशनल मोड। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। अ पेशेंट विद अ मसल टीयर इज बीइंग ट्रीटेड विद अल्ट्रासाउंड थेरेपी। पेशेंट है, मसल टीयर के साथ है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसको दी जा रही है। हाउ शुड यू एडजस्ट द सेटिंग्स फॉर ऑप्टिमल ट्रीटमेंट? ऑप्टिमल ट्रीटमेंट के लिए कैसे एडजस्ट करेंगे आप उसकी सेटिंग्स को? ए यूज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी विद अ कॉन्टिन्यूस मोड फॉर डीप टिश्यूज, बी यूज़ अ लो फ्रिक्वेंसी विद पल्स्ड मोड फॉर सुपरफिशियल टिश्यूज, सी यूज़ अ हाई इंटेंसिटी विद अ पल्स्ड मोड, डी यूज़ अ लो फ्रिक्वेंसी विद अ कॉन्टिन्यूस मोड फॉर डीप टिश्यूज़। करेक्ट आंसर है डी कि आप लो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करें और कॉन्टिन्यूस मोड का इस्तेमाल करें ताकि वो डीप टिश्यूज़ में पेनिट्रेट करें। यूज़ अ लो फ्रिक्वेंसी विद अ कॉन्टिन्यूस मोड फॉर डीप टिश्यूज़, क्योंकि इट इज़ इफेक्टिव फॉर डीप टिश्यू ट्रीटमेंट एंड प्रमोटिंग हीलिंग। ये क्या करेगा? आपकी डीप टिश्यू को हीट भी करेगा, उसकी हीलिंग को भी प्रमोट करेगा और उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करनी है जब आपका मसल टीयर होगा, और अल्ट्रासाउंड थेरेपी इस्तेमाल करें। अल्ट्रासाउंड की लो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और कॉन्टीन्यूस मोड होना चाहिए, पल्स्ड मोड नहीं होना चाहिए, ना उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर डीप पेनिट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। In case of post-operative quadriceps atrophy following ACL reconstruction, which parameters are ideal for NMES? आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव क्वाड्रिसेप्स की अट्रॉफी हो रही है, यानी क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स हैं आपके, वो आपकी उनकी मसल वेस्टिंग हो रही है, ट्रॉफी हो रही है। कब हो रही है? आफ्टर ACL रिकन्स्ट्रक्शन। आपने ACL यानी पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद ACL की रिकन्स्ट्रक्शन की है, यानी ACL का टीयर हुआ, कोई प्रॉब्लम ACL की हुई, ACL को हमने दोबारा से शेप दी, रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके बाद क्वाड्रिसेप्स की एट्रॉफी, क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे? व्हिच पैरामीटर्स आर आइडियल फॉर NMES? कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो NMES के लिए बहुत आइडियल रहेंगे, यानी जब आपने न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देनी है ऑन क्वाड्रिसेप मसल्स? ए फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, पल्स विद 100 माइक्रोसेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी 35 से 50 हर्ट्ज, पल्स विद 300 माइक्रोसेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी 80 to 100 हर्ट्ज, पल्स विद 50 माइक्रोसेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, पल्स विद नॉट एप्लीकेबल। तो करेक्ट आंसर है बी, 35 से 50 हर्ट्ज होंगी और आपकी पल्स विद क्या होगी? 300 माइक्रोसेकेंड होंगी।
NMES for muscle strengthening is typically set at 35 to 50 Hz to optimize tetanic contractions with a wider pulse width for deeper muscle recruitment. हमें wider pulse रखनी है. Wider pulse width से क्या होगा? Deeper muscle recruitment होगी, deeper muscle stimulate होंगे. तो NMES कहाँ रखना है आपने? जब आपने एट्रोफी की तरफ मसल जा रहा है या आपने उसे स्टिमुलेट करना है तो 35 से 50 और इसकी विड्थ कितनी होगी? 300 माइक्रोसेकेंड्स. Question number 62. A patient undergoing TENS therapy for chronic pain reports that pain relief lasts only a short time after treatment. What might be the reason? अब पेशेंट कह रहा है क्रॉनिक पेन के साथ आपके पास है, पेन रिलीफ के लिए आप काम कर रहे हैं. वो कह रहा है कि पेन जो मेरा ठीक होता है वो थोड़े ही टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है. टेंस थेरेपी आप एक पेशेंट को दे रहे हैं, वो आपके पास आता है, उसे रिलीफ होता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए हो रहा है. उसके थोड़े अरसे के बाद यानी कि कुछ आवर्स के बाद कहता है, कुछ घंटों के बाद कहता है मुझे पेन वापस से स्टार्ट हो जाता है. क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी जो टेंस थेरेपी है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रही, आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव ज़्यादा देर तक नहीं रह रहा? ए, इंटेंसिटी ऑफ द टेंस यूनिट इज़ टू हाई, कि आप इंटेंसिटी टेंस की बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं. बी, द फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट हाई इनफ. सी, पल्स विड्थ इज़ टू लॉन्ग. डी, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ टू शॉर्ट. इस केस के अंदर फ्रिक्वेंसी मैटर करती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बना सके. अ लो फ्रिक्वेंसी टेंस यूनिट मे प्रोवाइड ओनली टेम्पररी पेन रिलीफ. एडजस्टिंग टू अ हायर फ्रिक्वेंसी माइट इंप्रूव द ड्यूरेशन ऑफ द रिलीफ. तो ये आपने याद रखना है कि हायर फ्रिक्वेंसी होगी तो वो क्या होगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ रिलीफ ज़्यादा होगा, यानी पेन से आप ज़्यादा देर तक रिलीफ में रहेंगे. लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा, आपका टेम्पररी पेन रिलीफ होगा. तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे. A patient with chronic knee osteoarthritis complains of persistent pain. एक chronic knee osteoarthritis का patient आपके पास आ रहा है और उसे मुसलसल पेन है, persistent पेन है. Which modality is contraindicated in this case? Contraindicated जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस केस के अंदर कौन सी ऐसी मोडेलिटी है जो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी? ए, अल्ट्रासाउंड थेरेपी 1 मेगाहर्ट्ज पल्स मोड के साथ नहीं इस्तेमाल करनी. बी, टेंस बर्स्ट मोड के साथ इस्तेमाल नहीं करना. सी, डायथर्मी कंटिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी. डी, लो लेवल लेज़र थेरेपी. आपने इनमें से कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी? तो आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर. हम कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डायथर्मी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करेगी और उससे क्या होगी, आपकी हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जो कि इन्फ्लेमेशन और कॉज करवा सकता है ऑस्टियो. तो आपने इस केस के अंदर डायथर्मी कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी का इस्तेमाल नहीं करना. पल्स मोड अगर आप करना चाहें तो बड़ी एहतियात के साथ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, क्योंकि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही है और आप कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होने से स्वेलिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो कॉन्टिन्यूस डायथर्मी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद इन्फ्लेमेशन और जॉइंट इफ्यूजन एज इट कैन एग्जैसरबेट स्वेलिंग. इस स्वेलिंग इससे क्या होगी, स्वेलिंग बढ़ सकती है. जो पेशेंट ऑलरेडी स्वेलिंग के साथ आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन के साथ आ रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूस मोड का इस्तेमाल कर दें डायथर्मी का तो क्या होगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी. तो बी, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे क्या होगा, आपने डायथर्मी कॉन्टिन्यूस मोड के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे. अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस ड्यूरिंग डायथर्मी ट्रीटमेंट. पेशेंट कह रहा है कि उसे चक्कर आ रहे हैं ड्यूरिंग डायथर्मी ट्रीटमेंट. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? अब पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने फौरी तौर पर ट्रीटमेंट को स्टॉप करना है. ऑप्शंस पहले देख लेते हैं. ए, इंक्रीज द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन. आप ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ाएंगे यानी कि आप उसके बेहोश होने का अच्छे से इंतजार करेंगे. बी, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, कि आप इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दें. लेकिन वो पेशेंट आपको इचनेस की, इरिटेशन की, बर्निंग की तो कंप्लेन ही नहीं कर रहा, वो तो आपको बेहोश होने की कर रहा है, यानी कि वेसल्स में ब्लड से रिलेटेड आपको एक कंप्लेन कर रहा है कि हो सकता है पेशेंट हाइपोवोलेमिक उस टाइम पे हो चुका हो. तो इसलिए हमें इस टाइम पे इंटेंसिटी नहीं कम करनी. सी, डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट एंड असेस फॉर अदर कॉजेज ऑफ डिसनेस. ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है कि आप डिसकंटिन्यू करें और असेस करें कि क्या कॉज हो सकती है. डी, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर क्लोजली. कि आप ट्रीटमेंट करते रहें और क्लोजली देखें, यानी कि आप इंतजार करें कि वो बेहोश किस किस तरीके से हो रहा है. ऐसा नहीं करना, आपने फौरी तौर पर ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करना है और देखना है कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह है जिसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं. सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिजीनेस कैन बी साइन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स. डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट एंड असेसिंग द पेशेंट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत अहम है कि आप क्या करें, पहले उसकी कंडीशन को एनालाइज करें, फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देंगे. क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे. अ पेशेंट विद प्लांटर फिशियाइटिस इज बीइंग ट्रीटेड विद अल्ट्रासाउंड. व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रीटमेंट? प्लांटर फिशियाइटिस है, अल्ट्रासाउंड चल रहा है, तो क्या आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? ए, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ इन लोअर लेग.
B. Promote tissue healing and reduce inflammation in plantar fascia. C. Increase joint flexibility in ankle. D. Relieve pain through electrical stimulation. क्वेश्चन के अंदर आपको साफ पता है कि प्लांटर फेशियाइटिस का आपके पास पेशेंट है, यानी फेशिया उसका इन्फ्लेम किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमने टिश्यू को हील करना है और उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। हमें मसल स्ट्रेंथ नहीं देखनी है अभी अभी हमने कुछ नहीं करना। अभी अल्ट्रासाउंड तो हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम टिश्यू की क्या कर सकें, हीलिंग को प्रमोट कर सकें। अगर हम आप अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे, अल्ट्रासाउंड यूज़ भी इसे करते हैं टिश्यू हीलिंग के लिए। और प्लांटर फेशियाइटिस का पेशेंट है, यानी पेशेंट आ ही इसलिए रहा है, तो जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, टिश्यू हीलिंग करवा सकें और रिड्यूस कर सकें इन्फ्लेमेशन इन दी प्लांटर फेशिया। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। अल्ट्रासाउंड थेरेपी शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग हीलिंग एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन ऑन अफेक्टेड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ड्यूरिंग During an interferences session, the patient reports discomfort at the electrode site. What is the most appropriate response? Interferences का सेशन चल रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ऐसी ऐसी सूरत हाल में? ए. इंक्रीज द इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी को बढ़ा दें। बी. एडजस्ट द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट एंड रिड्यूस द करंट, कि आप इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को क्या करें, एडजस्ट करें और करंट को कम करें। सी. कंटिन्यू द ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, कि आप ट्रीटमेंट करते रहें, उसे कहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डी. रिप्लेस द इलेक्ट्रोड एंड री अप्लाई विद न्यू मेडिकेशन, कि आप रिप्लेस करें इलेक्ट्रोड और न्यू मेडिकेशन इस्तेमाल करें। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। अभी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हल किया है कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड को फौरी तौर पे हम लोगों ने मतलब कि हटाना ज़रूर है, लेकिन मेडिकेशन नहीं अभी अप्लाई नहीं करनी, तो डी ऑप्शन नहीं बनता। अभी हमें न्यू मेडिकेशन नहीं अप्लाई करनी। अभी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स को हम हटाएंगे, उसके बाद एरिया क्लीन करते हैं, उसके बाद दोबारा लगा देते हैं और करंट को कम करते हैं। बी इज़ योर करेक्ट आंसर, कि हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को, रिड्यूस करेंगे करंट को। डिस्कम्फर्ट में इंडिकेट पुअर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट और एक्सेसिव करंट, एडजस्टिंग दिस कैन एलिविएट डिस्कम्फर्ट। इससे क्या होगा, अगर आप दोनों को एडजस्ट करें, यानी करंट को भी और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को भी, तो आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, एलिविएट हो जाएगा। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, अ पेशेंट अंडरगोइंग टेंस थेरेपी फॉर एक्यूट पेन finds that their symptoms worsen during treatment। टेंस थेरेपी चल रही है एक्यूट पेन के अंदर और पेशेंट कह रहा है कि मेरे सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं टेंस थेरेपी की वजह से, यानी मेरी तकलीफ बढ़ जाती है विद योर टेंस थेरेपी। व्हाट माइट बी द इशू, क्या इशू हो सकता है? ए. द फ्रीक्वेंसी इज़ टू हाई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। बी. पल्स ड्यूरेशन इज़ टू शॉर्ट, कि आपकी पल्स ड्यूरेशन बहुत छोटी है, कम है। द इलेक्ट्रोड, सी. द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इज़ इनकरेक्ट, कि आपकी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इनकरेक्ट है। डी. इंटेंसिटी इज़ टू लो, कि आपकी इंटेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पे जो है आपका सी आंसर जो है वो ठीक है, कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से क्या है, सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। इनकरेक्ट आपके इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैन लीड टू इनफेक्टिव ट्रीटमेंट और वर्सनिंग सिम्टम्स, प्रॉपर प्लेसमेंट इज क्रूशल। यानी सबसे पहले आप क्या करें, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को ठीक करें। सी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विच फ्रिक्वेंसी इज टिपिकली रिकमेंडेड फॉर मसल री एजुकेशन यूजिंग रशियन करंट। अब रशियन करंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं मसल री एजुकेशन के लिए, क्या फ्रिक्वेंसी आप रखेंगे? ए. 10 to 20 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 80 to 120 हर्ट्ज, डी 1 मेगा हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है बी 50 हर्ट्ज रखेंगे। रशियन करंट यूजेस मीडियम फ्रिक्वेंसी टू इंड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली फॉर री एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग, कि रशियन करंट को मीडियम फ्रिक्वेंसी की दरकार होती है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली हो सकें और स्ट्रेंथनिंग हो सके। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, कि हम 50 हर्ट्ज रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, in a patient with partial tear of supraspinatus muscle, what is recommended ultrasound frequency and mode for effective treatment? अब पेशेंट है पार्शल टीयर के साथ आ रहा है सुप्रास्पिनेटस मसल का, आपने अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी को और मोड को कैसे रखना है ताकि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहे? ए 1 मेगाहर्ट्ज कंटिन्यूस मोड, बी 3 मेगाहर्ट्ज पल्स्ड मोड, सी 1 मेगाहर्ट्ज पल्स्ड मोड, डी 3 मेगाहर्ट्ज कंटिन्यूस मोड। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है बी 3 मेगाहर्ट्ज रखेंगे, पल्स मोड के साथ रखेंगे। 3 मेगाहर्ट्ज इज़ यूज फॉर सुपरफिशियल टिश्यूज लाइक सुप्रास्पिनेटस एंड पल्स मोड इज रिकमेंडेड टू अवॉइड ओवर हीटिंग इन सब एक्यूट फेज। पेशेंट सब एक्यूट फेज में है तो हमने क्या करना है, आपने यूज़ करना है पल्स मोड। और अगर वैसे भी आपको पता है पेशेंट आपके पास
फ़ौरी तौर पे आता है, एक्यूट कंडीशन के अंदर भी आता है, तब भी हमने पल्स मोड रखना है। अभी हमने ये भी पीछे पढ़ा है कि आपने पल्स मोड का इस्तेमाल इसलिए भी करना होता है ताकि ओवर हीटिंग से या ओवर डोजेज से भी पेशेंट को बचाया जा सके। तो हम क्या करेंगे, पल्स मोड इस्तेमाल करेंगे और 3 मेगाहर्ट्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम सुपरफिशियल टिश्यूज़ को टारगेट करें। तो यहाँ पे सुप्रास्पिनेटस मसल देखेंगे, उसके अटैचमेंट देखेंगे, डीप है, सुपरफिशियल है। उसके बाद हम उसका मोड सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हम लोगों ने सुपरफिशियल मसल के लिए सुपरफिशियल डोजेस इस्तेमाल करनी है, 3 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम पल्स मोड इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। अ पेशेंट विद लैटरल एपिकंडलाइटिस टेनिस एल्बो जिसे कहते हैं इस प्रिस्क्राइब्ड लो लेवल लेजर थेरेपी। उसको कहा गया भी आप लो लेवल लेजर थेरेपी का इस्तेमाल करें। व्हाट पैरामीटर्स आर मोस्ट इफेक्टिव, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो उसे बहुत इफेक्टिव बना देंगे। ए वेवलेंथ 600 to 700 नैनोमीटर, एनर्जी 1 to 4 जाउल per centimeter cube, wavelength 800 to 900 nanometer, energy 5 to 15 joule per centimeter cube. C wavelength 500 to 600 nanometer, energy 0.5 to 1 joule per centimeter cube. D wavelength 1000 to 1200 nanometer, energy 20 to 25 joule per centimeter cube. करेक्ट आंसर है आपके पास ए, वेवलेंथ 600 टू 700 नैनोमीटर होनी चाहिए, एनर्जी 1 to 4 जाउल पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। फॉर सुपरफिशियल मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज लोअर वेवलेंथ्स एंड एनर्जी सेटिंग्स आर इफेक्टिव। जब आपके सुपरफिशियल मसल्स होंगे जैसे कि टेनिस एल्बो के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने लोअर वेवलेंथ इस्तेमाल करनी है और साथ में लोअर एनर्जी इस्तेमाल करनी है। तो इस केस के अंदर आप 600 टू 700 नैनोमीटर और आप 1 से 4 जाउल पर सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि एक एमसीक्यू का ऑप्शन है आपका सी 500 टू 600 नैनोमीटर। अब आप कहेंगे कि भाई अगर सुपरफिशियल है और हमें लो ही इस्तेमाल करनी है तो ये आपका 500 टू 600 भी काफ़ी लो हो जाता है कि ये इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन हम 500 नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन जो होती है बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, ये पेनिट्रेट भी नहीं करता, यानी सुपरफिशियल के लिए भी इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी कि ग्रीन स्पेक्ट्रम में आती है। अगर आपने थोड़ा सा इसके क्लेटन में डीप पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रिक्वेंसी भी एक यानी थ्रेश होल्ड तक होनी चाहिए फॉर पेनिट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सुपरफिशियल के लिए और लो की बात करेंगे तो लो के लिए भी हमारा 600 टू 700 होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनता है इस केस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71। इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव क्वाड्रिसेप्स एट्रोफी फॉलोइंग ACL रिकंस्ट्रक्शन विच पैरामीटर्स आर आइडियल फॉर NMES न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये अभी मेरे ख्याल से हम पढ़ के आए हैं और इसका आंसर भी आपको आता है। इसकी जगह मैं एक क्वेश्चन पेस्ट करूँगी, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो मुझे पता है आपको आंसर आता है बी है। अभी हमने पढ़ा है फ्रिक्वेंसी 35 से 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, पल्स विड्थ 300 माइक्रोसेकंड होनी चाहिए। इसकी जगह क्वेश्चन ऊपर पेस्ट कर दिया जाएगा, वो आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। A 65-year-old patient has a pacemaker and osteoarthritis of hand. Patient 65 ईयर ओल्ड उसको पेस मेकर लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करेगी, आपके हार्ट को बीट करवा रही है। और अब आपने कोई मोडेलिटी अप्लाई करनी है उसकी हाथ पे, ऐसी कौन सी डिवाइस है, विच इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी ताकि उसके पेस मेकर के साथ इंटरवेन ना करे उसके काम में, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ए पैराफिन वैक्स थेरेपी, वो तो आप आराम से कर सकते हैं, उसका करंट से लेना देना ही नहीं, यानी ऐसी डिवाइस जो करंट थोड़ा जनरेट करे वो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। बी अल्ट्रासाउंड 1 मेगाहर्ट्ज़ पल्स्ड मोड, ये भी ओके है आपका। सी टेंस एक्वा पंक्चर लाइक मोड, ये एक ख़तरनाक चीज़ है फॉर पेस मेकर, मतलब कि अगर आप लेफ़्ट साइड की बात करें और हाथ राइट का इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। थोड़ा जब क्लिनिकली बात करते हैं तो थोड़ी चीज़ें और हो जाती हैं, जब आप बुकिश बात करते हैं तो चीज़ें और होती हैं। इस केस के अंदर आपके पास डी है शॉर्ट वेव डायथर्मी। अच्छा, शॉर्ट वेव डायथर्मी अगर हम बात करें तो अब आपको अभी सी पे नहीं अड़ना कि भाई सी जो है वो ऑप्शन होगा। डी में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं आपकी शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंदर।
तो ये भी क्या है, ये भी एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपका जो है वो आपका पेस मेकर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस सी और डी में से हमें आंसर अपना चूज़ करना है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और करंट है, टेंस करंट आपका होता है, तो हमें करंट के मामले में यहाँ पे इन दोनों में देखना पड़ेगा। एस डब्ल्यू डी नहीं होता तो हम सी भी देख सकते थे, लेकिन एस डब्ल्यू डी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है जो आपके उसके साथ इंटरवेन कर सकता है पेस मेकर के साथ, और उसको आपके यानी कि हार्ट बीट को चेंज कर सकता है, आपके रिदम्स को चेंज कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने डी को अप्लाई नहीं करना, एस डब्ल्यू डी अप्लाई नहीं होगी, तो इस केस के अंदर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, विच फ्रिक्वेंसी इज ऑप्टिमल फॉर अल्ट्रासाउंड थेरेपी इन प्लांटोफेशियाइटिस, अभी हमने पढ़ा है, और कौन सी फ्रिक्वेंसी थी, ए 1 मेगाहर्ट्ज, बी 3 मेगाहर्ट्ज, सी 2 मेगाहर्ट्ज, डी 0.5 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर है 3 मेगाहर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड इज इफेक्टिव फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर लाइक द प्लांटोफेशिया, और ये आपको आगे रेफरेंस भी दिया हुआ है, कैमरॉन फिजिकल एजेंट्स इन रिहैबिलिटेशन 5th एडिशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, विच मोडेलिटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन इन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है आपके पास, यानी कि आपका जो कैप्सूल है वो जुड़ चुका हुआ है, फाइबर्स उसके अटैच है, एडहेंस में है। उस केस के अंदर जब आपने इंक्रीज़ करनी है रेंज ऑफ मोशन, तो कौन सी मोडेलिटी इफेक्टिव रहेगी। एक क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उससे स्पाज़म बढ़ेगा, तो उस केस के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। बी कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड, यानी कि आप कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड करें। सी पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी। डी एन एम ई एस न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, इस केस के अंदर आपने एडियंस को ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए आपके पास अच्छी रहेगी सी पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी, क्योंकि एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाएगी। डायथर्मी इंप्रूव्स टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड रिड्यूसिंग स्टिफनेस। और हम पल्स मोड इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ओवरहीट करके हम इन्फ्लेमेशन वगैरह को कॉज ना करके एक नेगेटिव सूरत हाल ना बनाए, नेगेटिव सिचुएशन ना बनाए, जिसके अंदर क्या हो, क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूस मोड इस्तेमाल करेंगे ओवर हीटिंग होगी, एडियंस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी एडियंस और बढ़ सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने एडियंस को तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पल्स मोड का इस्तेमाल करेंगे और आपकी SWD का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके ये टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज भी होगी, कोई आपकी इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी और आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, What is the recommended tense mode for osteoarthritis pain relief? Osteoarthritis pain relief के लिए कौन सा मोड जो है वो रिकमेंडेड है, ए कन्वेंशनल, बी एक्वापंक्चर लाइक, सी बर्स्ट मोड, डी मॉड्यूलेटेड मोड। करेक्ट आंसर है कन्वेंशनल मोड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। कन्वेंशनल टेंस इज प्रेफर फॉर इमीडिएट पेन रिलीफ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये आगे आपको लिखा भी हुआ है, आर्थराइटिस केयर एंड रिसर्च 2020 के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी की गई थी कि आप किस तरीके से कन्वेंशनल मोड एक प्रेफरेबल चीज़ होती है फॉर योर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन या फिर एक्यूट पेन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, वो यू आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड थेरेपी टू ट्रीट पेशेंट विद डीप टिश्यू इन्फ्लेमेशन। व्हाट शुड बी प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रीटमेंट पैरामीटर्स, आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए फॉर योर ट्रीटमेंट पैरामीटर्स। अब अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करेंगे फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ डीप टिश्यू इन्फ्लेमेशन, कि आपके पास क्या है, डीप टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है और आपने अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करना है। ए यूज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी, अब आपको पता है डीप पेनिट्रेशन करवानी है हमने, हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टिन्यूस मोड फॉर डीप टिश्यूज इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए। B, use a low frequency and pulsed mode for deep tissues. C, use a high intensity and pulsed mode for superficial tissues. D, use a low intensity and continuous mode for super tissues. करेक्ट आंसर है आपका B, कि आप लो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे एंड पल्स मोड का इस्तेमाल करेंगे फॉर योर डीप टिश्यूज। लो फ्रिक्वेंसी एंड पल्स अल्ट्रासाउंड इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग डीप टिश्यू इन्फ्लेमेशन। तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 77 देखेंगे, अ पेशेंट विद अ रीसेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, रीसेंट उसकी हिप की रिप्लेसमेंट हुई है, एक सर्जरी हुई है, इज़ रिसीविंग डायथर्मी, उसको आप डायथर्मी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी कंसिडरेशन टू इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब आपकी सर्जरी नई नई हुई है, आप डायथर्मी दे रहे हैं, तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए जिससे सेफ्टी मेजर्स को हम देख सकें। ए, अवॉइड यूजिंग डायथर्मी ऑन सर्जिकल साइट, कि जहाँ सर्जिकल साइट है वहाँ आप डायथर्मी का इस्तेमाल ना करें। बी, इंक्रीज द इंटेंसिटी टू इन्हांस टिश्यू हीलिंग, कि आप इंटेंसिटी बढ़ा दें ताकि टिश्यू हीलिंग स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सी, अप्लाई डायथर्मी डायरेक्टली ओवर द इंसिजन, जहाँ आपका इंसिजन आपके मतलब के
ब्लेड्स कट वगैरह हैं, वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे आप डायरेक्ट डायथर्मी का इस्तेमाल करें। डी, यूज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी सेटिंग टू अवॉइड ओवर हीटिंग, कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करें ताकि आप ओवर हीटिंग ना कर सकें। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है ए, कि आप अवॉइड करें डायथर्मी को सर्जिकल साइट के ऊपर इस्तेमाल ना की जा सके, क्योंकि अगर सर्जिकल साइट पर इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, पेशेंट के लिए प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हैं और उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो इससे आपने सर्जिकल साइट पे कभी भी डायथर्मी का इस्तेमाल नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। अ पेशेंट विद अ शोल्डर इंजरी इज यूजिंग टेंस थेरेपी बट फाइंड्स नो इम्प्रूवमेंट इन रेंज ऑफ मोशन। वही बात है, टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन लेकिन इम्प्रूव नहीं कर रही। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस आउटकम, इसकी क्या वजह हो सकती है कि कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा। ए, टेंस डज नॉट अफेक्ट रेंज ऑफ मोशन, टेंस अफेक्ट ही नहीं करता रेंज ऑफ मोशन को। बी, फ्रीक्वेंसी इज़ टू लो। सी, इंटेंसिटी इज़ टू हाई। डी, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ टू लॉन्ग। अब जिन्हें पता है टेंस का, अल्ट्रासाउंड का, सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं, तो आपको पता है टेंस हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेंजेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। टेंस डज नॉट अफेक्ट रेंज ऑफ मोशन, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर पेन रिलीफ एंड डज नॉट डायरेक्टली इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन, अदर थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ माइट बी नीडेड। तो इस केस के लिए अगर हमें रेंज ऑफ मोशन को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, और चीज़ें देखेंगे। हम इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन देख सकते हैं, हम और मोडेलिटी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम टेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो इनफेक्टिव रहेंगे फॉर योर रेंज ऑफ मोशन, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। व्हाट इज़ रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी फॉर अल्ट्रासाउंड टू एड बोन हीलिंग, यानी आपकी कौन सी रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी है अल्ट्रासाउंड की ताकि आप हेल्प आउट कर सकें बोन हीलिंग को, बोन हीलिंग करवा सकें। ए, 0.5 मेगाहर्ट्ज। अब आपको पता होना चाहिए बोन डीप चला जाएगा क्योंकि पहले ऊपर मसल्स आएंगी फिर नीचे बोन आएगा, यानी ये डीप स्ट्रक्चर है। ए, 1 मेगाहर्ट्ज। सी, 3 मेगाहर्ट्ज। डी, 1 to 3 मेगाहर्ट्ज लो इंटेंसिटी। करेक्ट आंसर आपके पास 1 to 3 मेगाहर्ट्ज लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड प्रमोट बोन हीलिंग। और ये आपके पास आगे जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक रिसर्च भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपका डी, 1 to 3 मेगाहर्ट्ज करेक्ट आंसर है लो इंटेंसिटी के साथ। अच्छा, बी में लो फ्रिक्वेंसी होती है, वो डीप पेनिट्रेट करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है, पहले भी डिस्कस की है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बनता है डी, 1 to 3 मेगाहर्ट्ज और लो फ्रिक्वेंसी के साथ। तो आंसर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। विच टेंस मोड इज़ आइडियल फॉर शार्टिका मैनेजमेंट, कौन सा टेंस मोड आइडियल रहेगा शार्टिका की मैनेजमेंट के लिए। ए, कन्वेंशनल। बी, एक्वापंक्चर लाइक। सी, बर्स्ट मोड। डी, मॉड्यूलेटेड मोड। करेक्ट आंसर इज बी, कि आप एक्वापंक्चर लाइक जो मोड होता है वो आइडियल रहता है फॉर योर शार्टिका मैनेजमेंट। डीप स्लो पल्सेस टारगेट ए डेल्टा फाइबर्स फॉर क्रॉनिक नर्व पेन रिलीफ। और ये कहाँ पर डिस्कस किया गया है, पेन रिसर्च एंड मैनेजमेंट 2020 जर्नल के अंदर। तो आंसर बी, एक्वापंक्चर लाइक इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। अ पेशेंट विद अ मसल स्पैज्म इन बैक इज रिसीविंग आईएफसी थेरेपी, इंटरफेरेंशियल करंट उसको रिसीव हो रहा है, जिसको बैक स्पैज्म था, मसल स्पैज्म था बैक के ऊपर यानी कमर के ऊपर। हाउ शुड यू पोजीशन द इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स, इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करना है ताकि ऑप्टिमल रिजल्ट्स आ सके। ए, डायरेक्टली ओवर द साइड ऑफ द स्पैज्म। बी, एट डायगोनल क्रॉसिंग पैटर्न ओवर द मसल स्पैज्म। सी, अराउंड द इंटायर बैक एरिया। डी, अलॉन्ग द स्पाइन। ये भी हमने इससे मिलता जुलता अभी आंसर देखा है जहाँ पे हमने क्रॉसिंग का वर्ड पढ़ा था। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, एट अ डायगोनल क्रॉसिंग पैटर्न ओवर द मसल स्पैज्म। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इज इन अ डायगोनल क्रॉसिंग पैटर्न कैन इफेक्टिवली टारगेट द एरिया ऑफ मसल स्पैज्म फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। 82 देखेंगे। What is recommended frequency for IFC in frozen shoulder pain relief? IFC यानी इंटरफेरेंशियल करंट की क्या फ्रिक्वेंसी है, रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी है फ्रोजन शोल्डर पेन के अंदर। ए, 1 to 10 हर्ट्ज। बी, 10 to 50 हर्ट्ज। सी, 80 to 100 हर्ट्ज। डी, 120 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज सी, 80 to 100 हर्ट्ज। हाई फ्रिक्वेंसीज आर यूज फॉर पेन कंट्रोल इन डीपर टिश्यूज। और ये आपको नीचे क्लेटन इलेक्ट्रोथेरेपी की जो बुक है उसकी रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। विच इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी इज़ मोर सूटेबल फॉर एन एक्यूट एंकल स्प्रेन टू रिड्यूस एडिमा, एडिमा को कम करने के लिए एक्यूट एंकल स्प्रेन में हम कौन सी मतलब के मोडेलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ए, पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी।
B. Antiphoresis with dexamethasone. C. Continuous ultrasound. D. Russian current. हमने कम करनी है एडिमा को यानी सोजिश को हमने कम करना है तो हम कौन सी मोडेलिटी का इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे B. Antiphoresis with dexamethasone क्योंकि वो मेडिकेशन का हम इस्तेमाल करके एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिससे क्या होगा आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है. हम antiphoresis डिलीवर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लोकली रिड्यूसिंग स्वेलिंग. तो आंसर बी इज़ योर करेक्ट आंसर हियर और मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बी. तो जर्नल भी दिया हुआ है, जर्नल ऑफ एथलेटिक ट्रेनिंग 2020 के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी की हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84. अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर इश्यूज इज शेड्यूल्ड फॉर एनएमईएस. एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर, उसको इश्यूज़ हैं, उसको न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देनी है. कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? ए. अवॉइड यूजिंग एनएमईएस ऑन चेस्ट और एब्डोमेन. कि आप क्या करेंगे, एनएमईएस को ना चेस्ट पे इस्तेमाल करेंगे ना एब्डोमेन पे इस्तेमाल करेंगे. बी. इंक्रीज द इंटेंसिटी टू अचीव बेटर रिजल्ट्स. इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे. सी. यूज़ एनएमईएस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. आप एनएमईएस का इस्तेमाल करें लंबे टाइम के लिए. डी. अप्लाई इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ओवर द हीट. आप इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करें डायरेक्टली. आपका इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है ए कि आप अवॉइड करें एनएमएस का चेस्ट और एब्डोमेन पे इस्तेमाल. बाकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके अलावा भी अगर आप देखे जाएँ आपने इंटेंसिटी को कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, तो बी ऑप्शन अच्छा नहीं है. यानी कि ये तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाला ऑप्शन है. आपने इंटेंसिटी इंक्रीज़ नहीं करनी है रिजल्ट्स बेटर करने के लिए आपने. और ना ही यही है कि आप एनिमियस का लंबा इस्तेमाल करें, ये भी नहीं है. आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करनी है, मॉडरेट इंटेंसिटी इस्तेमाल करनी है. और ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप हार्ट एरिया के ऊपर ही रख दें इसको क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स को. तो इस केस के अंदर जो है करेक्ट आंसर है ए. हार्ट के ऊपर भी नहीं रखना, आपने इंटेंसिटी भी मॉडरेट रखनी है और छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना है. तो आंसर ए जो है वो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है. बाकी तो आपकी सिचुएशन वर्स करने वाले ऑप्शंस हैं. तो आंसर ए इज़ योर करेक्ट आंसर हियर. और 85 क्वेश्चन देखेंगे. What is recommended NMES intensity for quadriceps strengthening post knee arthroscopy? आपकी आप पोस्ट नी आर्थ्रोस्कोपी हुई है, क्वाड्रिसेप को अब आपने स्ट्रेंथन करना है. कौन सी एनएमईएस की जो है इंटेंसिटी रिकमेंडेड होती है इस केस के अंदर? ए. सब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. बी. मोटर लेवल स्टिमुलेशन. सी. सेंसरी लेवल स्टिमुलेशन. डी. नो स्टिमुलेशन. करेक्ट आंसर है मोटर लेवल स्टिमुलेशन ऑप्टिमली रिस्टोर्स मसल स्ट्रेंथ पोस्ट सर्जरी. अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन में भी डिस्कस किया गया है. तो ये आप मोटर लेवल स्टिमुलेशन करेंगे तो आपकी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग होगी इस केस के अंदर. क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे. A patient undergoing ultrasound therapy for muscle injury reports discomfort. एक पेशेंट है उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जा रही है फॉर मसल इंजरी. वो डिस्कम्फर्ट आपको कंप्लेन करता है कि उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है. व्हाट माइट बी द पोटेंशियल कॉज. क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो? ए. यूजिंग टू मच जेल, कि आप जेल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. बी. इनकरेक्ट फ्रिक्वेंसी सेटिंग, कि आपकी फ्रिक्वेंसी सेटिंग जो है वो इनकरेक्ट है. सी. हाई इंटेंसिटी और एक्सेसिव हीट, कि आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है. डी. शॉर्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, कि आपका ड्यूरेशन का टाइम काफ़ी कम है. करेक्ट आंसर है सी कि आप हो सकता है इंटेंसिटी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो रही हो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आ रहा हो. तो आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर. डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज़ ऑफन ड्यू टू हाई इंटेंसिटी और एक्सेसिव हीट. एडजस्टिंग दीज पैरामीटर्स कैन हेल्प. और अगर आप ये दोनों पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे तो आपका हेल्प आउट हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट चला जाएगा पेशेंट का. तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे. विच मोडेलिटी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेन रिलीफ आफ्टर शोल्डर रिडक्शन. शोल्डर रिडक्शन हुई है, पेन रिलीफ के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा उसकी पेन रिलीफ के लिए? जब आपकी शोल्डर रिडक्शन हो जाएगी उसके बाद जो पेन आ रहा है उसको हमने हेल्प आउट करना है, उसको रिलीफ करना है. तो उस केस के अंदर आपके पास कौन सी मोडेलिटी है जो अप्रोप्रिएट रहती है? ए. आईएफसी इंटरफेरेंशियल करंट. बी. एनएमईएस न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन. सी. कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी. डी. क्रायोथेरेपी. इस केस के अंदर तो करेक्ट आंसर इस केस में है आईएफसी इंटरफेरेंशियल करंट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिलीफ आफ्टर शोल्डर रिडक्शन. आईएफसी रिलीव्स पोस्ट रिडक्शन पेन बाय टारगेटिंग डीप टिश्यूज़ को वो टारगेट करता है और पेन रिलीफ करता है. ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस 2020 जर्नल में ये डिस्कस किया हुआ है. और इस केस के अंदर आईएफसी इज़ योर करेक्ट आंसर. क्रायोथेरेपी कोल्ड थेरेपी जो कि आपके उस टाइम पे स्पैज़म वगैरह कॉज कर सकती है मसल्स के अंदर, इसलिए हम वो नहीं इस्तेमाल करते. इन्फ्लेमेटरी साइड पे हम इस्तेमाल करते हैं क्रायोथेरेपी में. और कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव
डायथर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो ओवर हीटिंग हो सकती है और इसके अंदर आपका मतलब कि स्पैज़म में रिलीफ आ सकता है, लेकिन हो सकता है पेन में रिलीफ नहीं आए। और अगर हम न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की बात करें तो वो आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है और वो आपकी पेन में कोई मदद नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर जो इन चार ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आईएफसी ही बनता है कि आप इंटरफेरेंशियल करंट का इस्तेमाल करें फॉर योर पेन रिलीफ आफ्टर शोल्डर रिडक्शन। Answer A is your correct answer. Question number 88. What modality is most effective for improving hand function in chronic rheumatoid arthritis? Chronic rheumatoid arthritis है, हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मोडेलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ए पैराफिन वैक्स थेरेपी, बी कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड, सी NMES, डी पस्ट शॉर्ट वेव डायथर्मी। अच्छा, आपको ये बात पता होना चाहिए रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जो सिमेट्रिकल आपके स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट ज़्यादातर करती है। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रेस करती है तो लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके स्पेशली फिंगर जॉइंट्स जो होते हैं, आपका एंकल जॉइंट, ये वाले जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए यहाँ पे हैंड फंक्शनिंग की बात की गई है कि अगर आपके यानी कि हाथों को टारगेट हुआ है रूमेटाइड आर्थराइटिस में, आपके फिंगर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हैंड फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप कौन सी मॉडलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? उम्मीद करती हूँ अब आपके लिए आंसर गेस करना आसान हो गया होगा। इस केस के अंदर आप पैराफिन वैक्स थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ना आप कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड करेंगे क्योंकि उससे भी हीट जनरेट होगी और वो क्या करेगी, आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कॉज करा सकती है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको पेन ज़्यादा हो सकता है। NMES का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि NMES पेन जो है उससे कोई भी पेन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, आपके मसल्स में इफेक्ट ज़रूर आ सकता है, उसकी स्टिमुलेशन ज़रूर हो सकती है, पेन इससे नहीं जाएगा। और पल्स शॉर्ट वेव डायथर्मी भी इस केस के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। पैराफिन वैक्स थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेगी, उसमें आपकी हैंड फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है, तो इसलिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। इस केस के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ए, पैराफिन वैक्स थेरेपी का आप इस्तेमाल करते हैं। A is your correct answer. Question number 89. Which tense mode is best for managing acute cervical radiculopathy? जो आपकी acute cervical radiculopathy हुई है उसके लिए टेंस मोड कौन सा बेस्ट रहता है? ए कन्वेंशनल, बी एक्वापंक्चर लाइक, सी बर्स्ट मोड, डी मॉड्यूलेटेड मोड। तो करेक्ट आंसर आपके पास कन्वेंशनल मोड इसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है। कन्वेंशनल टेंस प्रोवाइड इमीडिएट पेन रिलीफ वाया गेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स, और ये जर्नल ऑफ पेन मैनेजमेंट 2020 के अंदर भी डिस्कस हुआ है। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है आपका कन्वेंशनल मोड का आप इस्तेमाल करेंगे फॉर मैनेजिंग एक्यूट सर्विकल रेडिकुलोपैथी। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। A patient receiving TENS therapy for acute pain reports the stimulation is causing muscle twitching. पेशेंट को आपने टेंस थेरेपी पे लगा हुआ है एक्यूट पेन के लिए, वो आपको कह रहा है कि मसल ट्विचिंग हो रही है, तो व्हाट शुड यू डू? तो आपको क्या करना चाहिए? ए इंक्रीज द इंटेंसिटी टू स्ट्रेंथन मसल कॉन्ट्रैक्शंस, कि आप इंटेंसिटी और बढ़ा दें ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा होने लग जाएं। बी डिक्रीज द इंटेंसिटी टू प्रिवेंट मसल ट्विचिंग, कि आप इंटेंसिटी को कम करें ताकि आप मसल ट्विचिंग से बचा सकें। सी कंटिन्यू विद द करंट सेटिंग्स एंड मॉनिटर द पेशेंट, कि आप कंटिन्यू करें और पेशेंट को देखते रहें। और डी एडजस्ट द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, कि आप इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट को एडजस्ट करें। तो इस केस के अंदर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, कि आप इंटेंसिटी कम करें ताकि मसल ट्विचिंग से वो पेशेंट को बचाया जा सके। अगर इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती तो कोई और पेशेंट रिपोर्ट करता बर्निंग सेंसेशन, इरिटेटिंग सेंसेशन, या फिर बिल्कुल पेन आपका ज़्यादा वर्स हो रहा है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती, यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा मसल ट्विचिंग की भी आपको कंप्लेन मिल रही है, इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इंटेंसिटी कम करने की ज़रूरत है। तो इस केस के अंदर क्या है, बी इज़ योर करेक्ट आंसर, कि आप इंटेंसिटी कम करें। मसल ट्विचिंग कैन बी साइन ऑफ एक्सेसिव इंटेंसिटी, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी कैन हेल्प मैनेज दिस साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट कब मैनेज होगा, जब आप इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। अ पेशेंट इज अंडरगोइंग अल्ट्रासाउंड थेरेपी फॉर अ टेंडन इंजरी। पेशेंट है आपके पास, उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जा रही है। व्हाट पैरामीटर शुड बी एडजस्टेड फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट? इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या एडजस्ट करने की ज़रूरत है फॉर टेंडन इंजरी? टेंडन की इंजरी के लिए हम दे रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ए यूज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी फॉर डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन, बी यूज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी फॉर इफेक्टिव टेंडन ट्रीटमेंट, सी इंक्रीज इंटेंसिटी फॉर इमीडिएट रिलीफ, डी एडजस्ट द पल्स ड्यूरेशन फॉर बेटर रिजल्ट। करेक्ट आंसर है बी, कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे फॉर इफेक्टिव टेंडन ट्रीटमेंट। लोअर फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज मोर इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग डीपर टिश्यू सच एज टेंडन्स। टेंडन्स में वैसे भी आपकी जो सर्कुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें टेंडन के लिए डीप स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए उनके अंदर से
स्टिमुलेट करवाने के लिए हीलिंग प्रोसीजर हमें इसके अंदर डीप जो होती है ऐसी फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डीप टिश्यूज़ को टारगेट करें, यानी वो लोअर फ्रिक्वेंसी होगी, लोअर फ्रिक्वेंसी डीपर टिश्यू में पेनिट्रेट करेगी और इफेक्टिव रहेगी आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस केस के अंदर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, अ पेशेंट विद कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम CRPS के साथ है, इज़ रिसीविंग लो फ्रिक्वेंसी टेंस, उसको लो फ्रिक्वेंसी टेंस थेरेपी दी जा रही है डिस्पाइट अ करेक्ट प्लेसमेंट, यानी कि आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। दे रिपोर्ट वर्सनिंग पेन आफ्टर द सेशन, पेशेंट के अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसके सिम्टम वर्स हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो प्लेसमेंट थी इलेक्ट्रोड्स की वो बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद डिस्पाइट करेक्ट प्लेसमेंट के वो ठीक होने के बावजूद पेशेंट आपसे कह रहा है वर्सनिंग पेन आफ्टर सेशन के उसके जो पेन के वो हैं मतलब कि उसका पेन वर्स हो जाता है और बुरा हो जाता है आफ्टर द सेशन। व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग रीज़न, उसका रीज़न क्या हो सकता है? ए फ्रिक्वेंसी इज़ टू लो एग्जैसिबेटिंग द पेन, B, intensity is too high causing overstimulation, C, treatment duration was too short to be effective, D, CRPS may react negatively to low frequency stimulation। करेक्ट आंसर आपका डी ही है कि CRPS कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के अंदर आपके लो फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन से नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है पेशेंट और वो पेन उसका और ज़्यादा बढ़ सकता है। पेशेंट विद CRPS can sometimes experience increased pain with low frequency TENS due to their hypersensitive pain pathways। उनके ऑलरेडी hypersensitive pain pathways होते हैं, आपने सब कुछ नॉर्मल लगाया होता है फिर भी उनको एक्स्ट्रा फील हो रहा होता है जिसकी वजह से उनके पेन के जो सिम्टम्स होते हैं वर्स हो जाते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ और डिफरेंट टेंस सेटिंग्स में भी रिक्वायर, या तो आप डिफरेंट टेंस सेटिंग्स का इस्तेमाल करें या डिफरेंट मोडेलिटी का इस्तेमाल करें ताकि उसकी पेन से उसको रिलीव करवा सकें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी कि CRPS के पेशेंट क्या करते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट कर जाते हैं अक्सर लो फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन के, क्योंकि उनके पाथवेज जो होते हैं वो ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव हो चुके होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कैंसर इज़ रिसीविंग डायथर्मी फॉर मस्कुलोस्केलेटल पेन, पेशेंट जिसकी हिस्ट्री रह चुकी हुई है कैंसर की, उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए डायथर्मी दी जा रही है। दे हैव बिन रिमिशन फॉर 2 years, यानी कि 2 साल के लिए उसके जो सिम्टम साइन एंड सिम्टम कैंसर के थे वो या तो डिसअपियर हो चुके थे या बहुत मिनिमम थे। व्हाट शुड बी द की कंसिडरेशन, अब की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग विद द ट्रीटमेंट, यानी डायथर्मी देने से पहले आपको क्या चीज़ है, ऐसे मैयर्स हैं जो ऐसी कंसिडरेशन हैं जो लेनी चाहिए। ए, डायथर्मी शुड बी अप्लाइड एट लोअर इंटेंसिटी, कि आप लोअर इंटेंसिटी पे उसको लगाएं। बी, इंश्योर द कैंसर इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड बिफोर प्रोसीडिंग, पहले आप इंश्योर करें कि कैंसर प्रॉपर्ली इरेडिकेट कर चुका हुआ है प्रोसीडिंग से पहले, डायथर्मी करने से पहले। सी, अवॉइड डायथर्मी एंटायरली ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ कैंसर, कि आप डायथर्मी करें ही ना क्योंकि उसकी हिस्ट्री है कैंसर की। डी, यूज़ डायथर्मी बट लिमिट द ट्रीटमेंट एरिया टू नॉन अफेक्टेड साइट, कि आप डायथर्मी इस्तेमाल करें लेकिन अफेक्टेड साइट्स पे ना लगाएं। तो इस केस में वैसे करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आपकी बुक की नॉलेज है, यानी बुक के जो आपका लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग आपके अगर कोई भी हिस्ट्री कैंसर की रह चुकी है तो आप डायथर्मी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे चांसेस होते हैं कि आपके जो कैंसर के सेल्स की एक्टिविटी है वो आपकी प्रमोट हो जाए, इसलिए आपका बिल्कुल ही मतलब एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मशीन है, मोडेलिटी है इन केस अगर आपके पेशेंट को कैंसर है। तो अवॉइड डायथर्मी entirely ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ कैंसर, इट कैन पोटेंशियली प्रमोट कैंसर सेल एक्टिविटी इवन इन रिमिशन, इवन कि आपके साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो गए, रिड्यूस हो गए, तब भी चांसेस होते हैं कि रिकरेंस करवा सके, तो इसी आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, अ पेशेंट विद अ मेटालिक इम्प्लांट इज अंडरगोइंग अल्ट्रासाउंड थेरेपी, एक पेशेंट है मेटालिक इम्प्लांट उसको लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जा रही है फॉर टेंडनाइटिस, और टेंडनाइटिस के लिए दी जा रही है, टेंडन इन्फ्लेम है उसके लिए दे रहे हैं आप। व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन, कौन सी ऐसी स्पेशल प्रिकॉशंस है जो आपको लेनी चाहिए? ए, यूज़ अ पल्स्ड मोड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग द इम्प्लांट। बी, इंक्रीज द इंटेंसिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द इम्प्लांट। सी, अप्लाई कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड डायरेक्टली ओवर द इम्प्लांट टू इन्हांस इफेक्टिवनेस। डी, यूज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद द इम्प्लांट। जब आपका इम्प्लांट मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है, तो वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी गर्म होगा, ओवर हीटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, पल्स्ड मोड का इस्तेमाल करना है ताकि आप मिनिमाइज़ कर सके ओवर हीटिंग को। यानी कि जितना आपका पल्स्ड मोड होगा और मिनिमम आपकी इंटेंसिटी वगैरह होगी, आप अल्ट्रासाउंड से की वजह से उसको ओवर हीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ओवर हीटिंग होगी तो बर्निंग सेंसेशन आ सकती है, पेशेंट इरिटेशन की कंप्लेन कर सकता है। तो प्रिकॉशन इसमें क्या लेना है कि पल्स्ड मोड का इस्तेमाल किया जाए ताकि आप मिनिमाइज़ कर सकें ओवर हीटिंग के चांसेस को, जो कि इम्प्लांट की वजह से होने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए, pulsed mode ultrasound reduces the risk of overheating metallic implants which can cause discomfort or tissue damage. Continuous mode should be avoided. Continuous से तो आपका क्या होगा, ओवरहीटिंग डेफिनेटली होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब भी होगी। तो ये बी, सी और डी ऑप्शन आपके बिल्कुल भी नहीं बनते। आपका इस केस के अंदर करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। You are treating a patient with peripheral neuropathy using HVPC, high voltage pulsed current. The patient reports no change in sensation after several sessions. आपने काफ़ी सेशंस कर लिए हैं लेकिन पेशेंट की सेंसेशन को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। What might be a critical factor to reassess? ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जो रीअसेस करना चाहिए? A, the intensity of HVPC is too high. The treatment B, the treatment frequency is too low for neuropathy. C, electrode placement is not appropriate for neuropathy. D, HVPC may not be suitable for peripheral neuropathy. D करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आप HVPC आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। हाई वोल्टेज पल्स्ड करंट से आप न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे ख़ास कोई फ़र्क नहीं देखेंगे और ये फ़र्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। आप अदर ऑप्शंस को कंसीडर करें। डी, HVPC may not be suitable for peripheral neuropathy. This is your correct answer. HVPC is generally not the first choice for treating peripheral neuropathy as it may not effectively target the underlying issues. Other modalities might be more appropriate. आप अदर मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करें जो कि इस केस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रह सकती हैं। HVPC आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए ख़ास इफेक्टिव नहीं रहती। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। A patient with rheumatoid arthritis is receiving diathermy to manage joint inflammation. आप पेशेंट को दे रहे हैं डायथर्मी, जो कि कंप्लेन कर रहा है रोमेटाइड आर्थराइटिस की, और उसको मैनेज करने हैं आपने जॉइंट इन्फ्लेमेशन को। आफ्टर द ट्रीटमेंट दे एक्सपीरियंस इंक्रीज जॉइंट स्वेलिंग एंड पेन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द आउटकम? इसकी क्या वजह हो सकती है कि आपकी जॉइंट की स्वेलिंग बढ़ गई है और पेन बढ़ गया है? ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया है। ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। ए, डायथर्मी वॉज अप्लाइड फॉर टू शॉर्ट ड्यूरेशन के काफ़ी छोटे टाइम के लिए लगाई गई थी। आपकी डायथर्मी इसलिए आपकी स्वेलिंग और पेन आई है। बी, डायथर्मी एग्जैसरबेटेड द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन रोमेटाइड आर्थराइटिस की डायथर्मी की वजह से आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ गया, मज़ीद ज़्यादा होने की वजह से आपको स्वेलिंग और पेन आई है। सी, इंटेंसिटी ऑफ डायथर्मी वॉज टू लो टू बी इफेक्टिव, कि इंटेंसिटी बहुत कम थी जिसकी वजह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं रहा। डी, ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर रोमेटाइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी अप्रोप्रिएट नहीं थी इस रोमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर। आपका इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बी होना चाहिए और बहुत एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अगर आप डायथर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर कोशिश करें पल्स्ड के साथ इस्तेमाल करें, और अगर आप वैसे तो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर करनी भी है पल्स्ड के साथ एहतियात के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स देखे जाते हैं। इस केस के अंदर आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास आगे बता दिया गया है कि आपकी जॉइंट स्वेलिंग और पेन बढ़ी है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपकी शॉर्टवेव डायथर्मी अप्लाई करना नहीं बनता था, उससे और हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से आपकी इन्फ्लेमेशन मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ने से क्या होगी, स्वेलिंग, पेन, ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो आपने क्या करना है, डायथर्मी एग्जैसरबेट करेगी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, तो ये इस्तेमाल ना करें। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी एग्रावेटेड बाय हीट मेकिंग डायथर्मी पोटेंशियली काउंटर प्रोडक्टिव। केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ मोडेलिटी इज़ एसेंशियल इन दिस केसेस, कि आप ऐसे केसेस में बहुत कंसिडरेट होकर अपने केयरफुल मेजर्स लें। केयरफुल आप वो देखें कि कौन सी मोडेलिटी अप्रोप्रिएट रहेगी इस केस के अंदर, उसके बाद ही आप उसको चूज़ करें और पेशेंट के ऊपर अप्लाई करें। तो इस केस के अंदर भी करेक्ट आंसर है कि डायथर्मी की वजह से पेन एंड सिम्टम्स बढ़ गई हैं, स्वेलिंग बढ़ गई है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। अ पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड विद आइंटोफोरेसिस फॉर प्लांटर fasciitis। अब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं प्लांटर fasciitis का, आइंटोफोरेसिस दे रहे हैं यूजिंग अ स्टीरॉयड मेडिकेशन। दे रिपोर्ट अ मेटालिक टेस्ट इन देयर माउथ ड्यूरिंग द सेशन। व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स? अब यहाँ आपने देखना है कि अगर हम दे रहे हैं उसको, आपको पहले बता दिया स्टीरॉयड मेडिसिन दे रहे थे,
स्टीरॉयड मेडिसिन प्लांटोफिशियाइटिस के लिए आप चाह रहे हैं, यानी करंट का इस्तेमाल करके हम मेडिसिन दे रहे होते हैं आपके सुपरफिशियल टिश्यूज़ के अंदर, डीप टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन विद इन लोकलाइज्ड एरिया। तो जब आप ये काम कर रहे थे और टेस्ट उसके मुंह में आना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब कि कहीं ना कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई इस तरह का रिएक्शन हो चुका है जिसकी वजह से पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है आपको। तो इस केस में आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? एक, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट एज दिस इज़ नॉर्मल साइड इफेक्ट, या आप इसे नॉर्मल साइड इफेक्ट समझ के नॉर्मली इसे ट्रीट करें। बी, स्टॉप द ट्रीटमेंट इमीडिएटली एज इस कुड इंडिकेट सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन, कि ये सिस्टमैटिकली एब्जॉर्ब होने लग गई आपकी मेडिसिन। सी, रिड्यूस करंट टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। डी, अप्लाई अ डिफरेंट मेडिकेशन टू अवॉइड द टेस्ट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इमीडिएटली आप स्टॉप करें उसको और देखिए, क्योंकि इसलिए क्या हुआ है कि अब आप जो ड्रग दे रहे थे वो सिस्टमैटिकली ब्लड में जाने लग गई है, इसी वजह से मुंह में उसका टेस्ट डेवलप हुआ है। तो आपको ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। अ मेटालिक टेस्ट ड्यूरिंग एंटोफरेसिस कैन बी साइन ऑफ सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन विच कुड लीड टू अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जब आपके मुंह में आ रहा है इसका मतलब सिस्टमैटिकली एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट कर सकता है, इसलिए आपको फौरी तौर पे ये डिसकंटिन्यू करना चाहिए ट्रीटमेंट। और द ट्रीटमेंट शुड बी स्टॉप्ड एंड दी पेशेंट शुड बी रीअसेस, और पेशेंट को रीअसेस करना चाहिए। उसके बाद आप बाकी चीज़ें देखिए, क्या ये जो एब्जॉर्प्शन सिस्टमैटिक हुई है इसकी कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा तो नहीं थी, क्या इसकी वजूहत थी, फिर आप असेस करें सिचुएशन को। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देंगे, उसे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, आपने भी इंटेंसिटी वगैरह नहीं छेड़नी, पहले आप पहली ही फुर्सत में ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। यू आर यूजिंग IFC टू मैनेज पेन इन पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप इंटरफेरेंशियल करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन को मैनेज कर सकें। दे हैव सिग्निफिकेंट सबक्यूटेनियस फैट इन द एरिया ऑफ ट्रीटमेंट। अब जहाँ पे आपने वो लगाना है वहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट बहुत है, यानी मोटापा बहुत है, पेशेंट के उस एरिया के अंदर फैट बहुत ज़्यादा है। वॉट एडजस्टमेंट माइट बी नेसेसरी टू इंश्योर इफेक्टिव थेरेपी। तो इस केस के लिए क्या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रह सके, पेन मैनेज हो सके? ए, इंक्रीज द इंटेंसिटी टू ओवरकम टिश्यू रेजिस्टेंस। आप इंटेंसिटी बढ़ा दें ताकि टिश्यू रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें हम। बी, यूज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी टू पेनिट्रेट डीपर टिश्यूज़, कि आप हायर फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करें ताकि वो पेनिट्रेट कर सके डीपर टिश्यूज़ के अंदर। सी, अप्लाई इलेक्ट्रोड एट अ वाइडर डिस्टेंस टू कवर मोर एरिया, कि आप इलेक्ट्रोड्स को ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई करें ताकि ज़्यादा एरिया कवर हो सके। डी, रिड्यूस द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन टू अवॉइड ओवर हीटिंग, के आप ट्रीटमेंट ड्यूरेशन का कम कर दें ताकि ओवर हीटिंग ना हो सके। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है ए, कि आप इंटेंसिटी को बढ़ा दें ताकि आप टिश्यू रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें। In patient with a significant subcutaneous fat, increasing the intensity may be necessary to ensure that the electrical current reaches the deeper tissues effectively. तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और बाकी किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है ताकि सबक्यूटेनियस फैट के नीचे तक करंट जा सके और इफेक्टिवली आपकी पेन मैनेज हो सके। तो इस केस के अंदर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। अ पेशेंट विद रेनॉल्ड्स फिनोमिना इज अंडरगोइंग क्रायोथेरेपी। रेनॉल्ड फिनोमिना क्या है कि आपके फिंगर्स के या डिस्टल पार्ट के जो आर्ट्रियोल्स हैं या आपकी आर्टरीज़ हैं हैंड्स के अंदर, आपके उसके अंदर क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल रीजन के अंदर आपकी सर्कुलेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि आपकी ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, वेसल्स हैं, ये नैरो हो जाती हैं, यानी खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लूइश अपीयरेंस आती है या वाइटिश अपीयरेंस भी कुछ केसेस के अंदर आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसे के अंदर आप, ऐसी चीज़ के अंदर आप ऑलरेडी क्रायोथेरेपी दे रहे हैं, यानी कि आप कोल्ड थेरेपी दे रहे हैं इस पेशेंट को जो ऑलरेडी रेनॉल्ड फिनोमिना के अंदर है। दे बिगिन टू एग्जिबिट साइन ऑफ स्वेयर कोल्ड इंटॉलरेंस। ऐसे पेशेंट के अंदर स्वेयर कोल्ड इंटॉलरेंस आ जाती है, यानी कि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, सच एज पैलर एंड नमनेस, यानी पिलाहट आएगी, सुन्न होने शुरू हो जाएगा एरिया इन द ट्रीटेड एरिया। व्हाट शुड बी योर इमीडिएट एक्शन? आपका इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? ए, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट बट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन की इंटेंसिटी कम कर दें। बी, स्टॉप द ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड वार्म द अफेक्टेड एरिया ग्रेजुअली। सी, अप्लाई हीट थेरेपी इमीडिएटली टू काउंटरैक्ट द कोल्ड इफेक्ट। डी, रिड्यूस द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एंड मॉनिटर क्लोजली फॉर फर्दर सिम्टम्स। अब यहाँ पे ए और डी का कोई तुक नहीं बनता कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें या रिड्यूस करें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा, मतलब पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट स्टॉप करना है। आपने ट्रीटमेंट स्टॉप करते ही उसको ग्रेजुअली वार्म करना है। आपने फौरी तौर पे भी हीट नहीं लगानी पेशेंट को, आपने ग्रेजुअली उसको यानी आहिस्ता आहिस्ता करके उस एरिया को वार्म करना है। इन पेशेंट विद रेनॉल्ड फिनोमिना कोल्ड इंटॉलरेंस कैन बी स्वेयर द ट्रीटमेंट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड द एरिया शुड बी वार्म ग्रेजुअली टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। तो इस केस के अंदर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। A patient recovering from a spinal cord injury is
अंडरगोइंग FES फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब पेशेंट है एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, उसको आप क्या दे रहे हैं, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं ताकि उसे असिस्ट किया जा सके विद गेट ट्रेनिंग। दे रिपोर्ट डिस्कम्फर्ट एंड मसल फिटीग। पेशेंट आपसे कहते हैं उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मसल फिटीग हो रही है ड्यूरिंग द सेशन। हाउ शुड द ट्रीटमेंट बी एडजस्टेड। तो आप किस तरीके से इस ट्रीटमेंट को एडजस्ट करेंगे। ए, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू इन्हांस मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ, के आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बी, डिक्रीज द इंटेंसिटी टू रिड्यूस मसल फिटीक एंड डिस्कम्फर्ट, ताकि आप इंटेंसिटी कम करें ताकि मसल फिटीक कम हो और डिस्कम्फर्ट कम हो। सी, एक्सटेंड द सेशन ड्यूरेशन टू बिल्ड इंड्योरेंस, सेशन का ड्यूरेशन बढ़ा दें ताकि पेशेंट की इंड्योरेंस बढ़ सके। डी, अप्लाई FES मोर फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे, आप दिन में बार बार करके यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए उसको वो लगाएं, ज़्यादा वक्फे वक्फे से ज़्यादा बार लगाएं, क्या कहते हैं, अपना फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है बी, इंटेंसिटी कम कर दें ताकि उसकी मसल फिटीक और डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी कैन हेल्प मैनेज डिस्कम्फर्ट एंड मसल फिटीक, इंश्योरिंग दैट द पेशेंट कैन टॉलरेट FES ड्यूरिंग गेट ट्रेनिंग विदाउट ओवर एक्सर्शन। आपने इस केस के अंदर अप्रोप्रिएट आंसर है, जो पहला स्टेप है कि आप इंटेंसिटी कम करें और रिड्यूस करें मसल फटीक और डिस्कम्फर्ट को। अगर इन केस इससे भी नहीं होता तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप और मैयर की तरफ जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर चारों ऑप्शन में से बी इज़ योर करेक्ट आंसर, बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सेशन की ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ानी उसकी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, और बार बार फ्रिक्वेंटली भी नहीं बनानी क्योंकि इससे ओवर एक्सर्शन होगा। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ओवर एक्सर्शन करवाएंगे, सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो ओवर एक्सर्शन से प्रिवेंट कर सकता है पेशेंट को। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। और ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये इसका आंसर आपने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगी, और बाकी जो हमारी सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपका है, विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज़ ऑप्टिमल फॉर टेंस इन फिब्रोमाइल्जिया। ए 0 to 10 हर्ट्ज़, बी 10 to 50 हर्ट्ज़, सी 80 to 120 हर्ट्ज़, डी 150 to 200 हर्ट्ज़। तो इसका आंसर आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन याद करें और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके साथ कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।